नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, बिल्कुल। ये किताब तो मतलब बहुत लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना ज़रूर है। सही कहा। और हमारे पास इस पर बात करने के लिए कई एंगल हैं। रेडिट पर क्या चल रहा है, अलग-अलग समरीज क्या कहती हैं, और सरकार का भी एक मॉड्यूल है वित्तीय साक्षरता पर। काफ़ी कुछ है। तो आज हम कियोसाकी के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कुछ विवाद भी हैं इनसे जुड़े, उन पर भी बात होगी। ज़रूर। और ये भी कि फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों की समझ आज क्यों इतनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ये किताब दुनिया भर में सोचिए 3 करोड़ से ज्यादा बिकी है, 51 भाषाएं। कुछ तो बात होगी इसमें। हाँ, कुछ तो है जो लोगों को अपील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो पिताओं से। हाँ, रिच डैड और पुअर डैड। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसे की तंगी महसूस करते थे। वो थे पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे पर एक सफल बिजनेसमैन थे। वो थे रिच डैड। और इनकी सोच में, जैसा मैंने कहा, जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। जैसे पुअर डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। सिक्योर रास्ता। और रिच डैड वो कहते, खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। हाँ, बिल्कुल अलग नजरिया। और पैसे को लेकर भी पुअर डैड मानते कि पैसे का मोह सारी बुराई की जड़ है। जबकि रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। एक और बड़ा फर्क, पुअर डैड अक्सर कहते, मैं ये नहीं खरीद सकता। बात खत्म। हाँ, जबकि रिच डैड सवाल पूछते, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। इससे दिमाग सोचने पे मजबूर होता है। यहीं पर मतलब किताब का जो कोर मैसेज है वो सामने आता है क्या है वो कोर मैसेज? कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। अच्छा। इसके लिए जरूरी है एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी चीजें खरीदना जो आपकी जेब में पैसा डालें बजाय सिर्फ ज्यादा तनख्वाह कमाने के। ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट ये कियोसाकी ने बहुत सरल तरीके से समझाया है। हाँ, बहुत सीधा सा नियम है। एसेट वो जो पैसा लाए, लायबिलिटी वो जो पैसा ले जाए। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, ये एसेट हुए। सही। और लायबिलिटीज हुई जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। जो हर महीने पैसा आपकी जेब से निकालते हैं। हाँ, और कियोसाकी की एक दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं कि मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटी को एसेट समझ लेता है। जैसे अपना घर। हाँ, अपना घर जिस पर बड़ा सा लोन चल रहा हो, वो कहते हैं कि जब तक लोन है और वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, वो लायबिलिटी है। ये कैश फ्लो पैटर्न से जुड़ा है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कैसे? देखिए, गरीब आदमी कमाता है और खर्च कर देता है। मिडिल क्लास कमाता है, पहले लायबिलिटीज खरीदता है या चुकाता है, जैसे लोन की किश्तें, और फिर खर्च करता है। जबकि अमीरों लोग वो अपनी कमाई से पहले एसेट्स खरीदते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। ये एसेट्स फिर और पैसा बनाते हैं। अच्छा, तो पैसा पैसे को खींचता है इस तरह हाँ, से। कुछ वैसा ही। कियोसाकी से कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम के साथ साथ अपने एसेट वाले कॉलम पर ध्यान दो, उसे बढ़ाओ। ये करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, जिस पर किताब बहुत जोर देती है, स्कूल वाली पढ़ाई से अलग। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं आता। क्या क्या आता है इसमें? इसमें अकाउंटिंग की बेसिक समझ होनी चाहिए, निवेश कैसे काम करता है, मार्केट की समझ, डिमांड सप्लाई वगैरह, और कानून के बारे में भी जानना जरूरी है, जैसे टैक्स के नियम, कंपनी बनाने के फायदे। ये बातें तो जो विद्या मित्र मॉड्यूल का जिक्र हमने शुरू में किया था उसमें भी है। हाँ, वो भी इसी दायरे को कवर करता है। बजट बनाना, बचत, निवेश, कर्ज को संभालना। तो ये सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आजकल सबके लिए जरूरी है। सोच समझकर फैसले लेने के लिए, किसी फ्रॉड से बचने के लिए, अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए, जैसे रिटायरमेंट। सही बात है। किताब में कुछ और भी मानसिकता वाली बातें हैं, जैसे कि काम सिर्फ तनख्वाह के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। स्किल्स बढ़ाने के लिए। हाँ। और पैसे खोने के डर से मत डरो, गलतियां होंगी उनसे सीखो। एक और मशहूर सलाह है, पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ। मतलब कमाई आते ही पहले बचत और निवेश करो, फिर बाकी खर्चे देखो। ये सब दिमागी खेल लगता है ज्यादा। है भी। कियोसाकी कहते भी हैं कि पैसा असली नहीं है, असली पैसा हमारा दिमाग है। एक ट्रेंड दिमाग ही मौके पहचान सकता है। लेकिन सोचने के साथ एक्शन लेना भी जरूरी है। बिल्कुल। बिना एक्शन लिए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचते रहने से।
अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां थोड़ी कह सकते हैं गर्मा गर्मी है, विवाद। हाँ, इस किताब और कियोसाकी को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं। रेडिट जैसी जगहों पर काफी चर्चा मिलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये रिच डैड असल में थे ही नहीं, ये काल्पनिक किरदार है। ये बात उठती है। और कियोसाकी खुद भी बिजनेस में दिवालिया हुए हैं, इस पर भी बात होती है। हाँ, उनकी कुछ कंपनियों के बैंक्रप्सी फाइल करने की खबरें आई थीं। और उनका MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स से जुड़ाव, उसकी भी आलोचना होती है। जी, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि MLM का बिजनेस मॉडल ही कई बार विवादों में रहता है। तो ये सब जानना जरूरी है। आंख बंद करके किसी की सलाह नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। एक और बहस वाला मुद्दा, घर एसेट है या लायबिलिटी? हाँ, ये तो क्लासिक डिबेट है। कियोसाकी के हिसाब से लायबिलिटी, क्योंकि मेंटेनेंस, टैक्स, लोन इंटरेस्ट में पैसा जाता है। पर बहुत लोग मानते हैं कि अपना घर होना सिक्योरिटी है और वक्त के साथ उसकी कीमत बढ़ती है, तो वो एसेट है। सही है, दोनों तरफ तर्क है। ये शायद इस पर निर्भर करता है कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है और आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। कुछ लोग कियोसाकी की तुलना ग्रांट कार्डोन जैसे दूसरे गुरुओं से भी करते हैं। हाँ, जो खुद भी थोड़े कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं अपनी सलाह को लेकर। तो ये सब विवाद हमें क्या बताते हैं? यही कि किसी भी वित्तीय सलाह को पूरी तरह जांच परख कर ही अपनाना चाहिए। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इन आलोचनाओं के बावजूद इस किताब ने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, ये तो है। तो निचोड़ क्या निकला? मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से दो मुख्य बातें हैं। एक, वित्तीय साक्षरता हासिल करना बहुत जरूरी है, और दूसरा, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय एक्टिवली एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको चैलेंज करती है कि पैसे और अमीरी को लेकर अपनी पुरानी सोच बदलो। बिल्कुल। और इन सारी बातों को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब कियोसाकी जैसे लोग और सरकार के मॉड्यूल दोनों ही फाइनेंशियल एजुकेशन और उद्यमिता पर इतना जोर दे रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल और कॉलेज, वो आज की इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया के लिए लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए खुद को कैसे बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर शायद हमें और ध्यान देना चाहिए। हाँ, और यही किताब का मतलब पहला बड़ा सबक है। कियोसाकी यही कहते हैं कि असली दौलत सिर्फ अच्छी तनख्वाह से नहीं आती। तो फिर किससे? वो आती है सही सोच से और पैसे की समझ से, जिसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। ये स्कूलों में सिखाई जाने वाली पढ़ाई से काफी अलग है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो सबसे फेमस आइडिया, एसेट्स और लायबिलिटीज। जी, संपत्ति और देनदारी। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर किताब कहती है कि ज्यादातर लोग यही मार खा जाते हैं। बिल्कुल, किताब कहती है एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है, या स्टॉक्स जिनसे आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार की EMI या घर के लोन का ब्याज। तो किताब का तर्क है कि अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते हैं। हाँ, वो ऐसी चीजें जमा करते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाएं, जबकि मिडिल क्लास या गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं। जैसे कि महंगा फोन ले लिया या बड़ी गाड़ी। हाँ, बिल्कुल। या कभी-कभी बहुत बड़ा घर भी जिसकी जरूरत ना हो। कियोसाकी का कहना है कि ये फर्क समझना ही पैसा बनाने का मूल मंत्र है। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ये नहीं कि आप पैसे के लिए खटते रहें। सही। यहीं पर किताब एक और जरूरी बात कहती है कि हमारे स्कूल हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बना देते हैं, जी, अकादमिक रूप से तैयार करते हैं। हाँ, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये सब नहीं सिखाते। बिल्कुल नहीं। रिच डैड की सलाह बहुत सीधी है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है, एक कर्मचारी वाली सोच से मालिक या निवेशक वाली सोच की तरफ। एकदम। और इसका मतलब ये भी है कि पैसे की समझ हमें खुद ही विकसित करनी होगी, ये कहीं स्कूल कॉलेज में मिलने वाली नहीं है। किताब एक और बात पर जोर देती है, हमारी भावनाएं, खासकर डर और लालच। डर, जैसे नौकरी जाने का डर। हाँ, बिल्कुल। नौकरी चली गई तो क्या होगा, इस डर से लोग सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं, रिस्क नहीं लेते। और लालच, जैसे बोनस आया तो चलो कुछ महंगा खरीद लेते हैं। बिल्कुल, नया फोन आया है, ले लेते हैं। ये भावनाएं अक्सर हमसे गलत फाइनेंशियल फैसले करवाती हैं। किताब कहती है इनसे ऊपर उठना जरूरी है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है। अब अगर किताब की अच्छी बातों पर आएं तो नोट्स कहते हैं कि इसकी भाषा बहुत आसान है। हाँ, कहानी की तरह लिखी गई है, तो पढ़ने में मजा आता है। और ये पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती है।
शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपकी सोच को एकदम हिला देती है। हाँ, ये तो है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं जिनका जिक्र होता है। जैसे कि ये बहुत गहराई में नहीं जाती। मतलब ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि पैसा कैसे लगाएं। अच्छा, मतलब मोटिवेशन ज्यादा है, प्रैक्टिकल सलाह कम। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि इसके आइडियाज हर जगह, जैसे भारत में, शायद उतने कारगर ना हो। यहाँ के हालात अलग हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि बातें दोहराई जा रही हैं। और ये जो विचार है कि सबको बिजनेस ही करना चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी लग सकता है। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो रिच डैड पुअर डैड जो हमारी परंपरागत सोच है, नौकरी, पैसा, संपत्ति, जी उसको चैलेंज करती है। जी, ये फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और सबसे जरूरी सही माइंडसेट अपनाने पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल। तो ये किताब लगातार सीखने और अपनी सोच बदलने की प्रेरणा देती है। और ये सब बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। वो क्या? कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, जो हमें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करती है, और दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल समझ है जो संपत्ति बनाने में मदद करती है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बने? दिलचस्प सवाल है। क्या आज के समय में एक के बिना दूसरा अधूरा है? इस पर विचार किया जा सकता है।